साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप सब लोग यूपीएससी या किसी भी भारत के स्टेट पीएससी की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके पहले वाले सेशन को आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे होंगे। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास के अंत में जाते वक्त आप सब लोग इस सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन जाना और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करके इस कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आज हम सब लोग जो यूपीएससी 2022 5 जून 2022 को जो यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर हुआ था, उसमें जो भूगोल के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे ज्योग्राफी के, उस क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इत्मीनान से, कंसंट्रेशन से आप सब लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब आप सब लोगों को अपना आंसर देने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखते हैं कि आज हम सब लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं और कितनी बातों को आज आप सब लोग सीख पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने ये रहा। ये पहला जो सवाल है ये समसामयिकी से जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। समसामयिकी से जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, खूब ध्यान से आप सब लोग समझिएगा। पहला ये बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपको बताना क्या है कि कौन से कथन आपके सही है, उसका आंसर आप लोगों को देना है। बोले कि नॉर्थ वेस्ट केन्या में बीरी बीरी एक बृहद आपके शरणार्थी बस्ती है। बीरी बीरी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बीडी बीडी आपके समुदाय है वो उत्तर पश्चिम केन्या में नहीं बल्कि नॉर्थ वेस्ट युगांडा में आपको देखने को मिलेगा। कहां पे आपको देखने को मिलेगा भाई? तो ये जो आपके ट्राइब्स है वो नॉर्थ वेस्ट युगांडा में आपको देखने को मिलेगा। और ये है क्या भाई? तो ये एक तरीके से रिफ्यूजी आपके लोग हैं भाई। ये एक तरीके से किस तरीके के लोग हैं भाई? तो ये एक तरीके से रिफ्यूजी सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलता है, शरणार्थी लोग आपको देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही बड़ी एक बस्ती आपकी बन गई है नॉर्थ वेस्ट युगांडा। अब आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं दूसरा स्टेटमेंट। तो यानी पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ये केन्या ना होकर के ये कहां पे होना चाहिए था भाई? ये होना चाहिए था युगांडा होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि दक्षिण सूडान गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये सही बात है, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो लोग साउथ सूडान में जो आपके वहां पे सिविल वार था उसके चलते जो वहां से माइग्रेट हुए थे वो लोग कुछ आकर के बीडी बीडी में रहते हैं। अब आप सब लोगों को पता है कि जो साउथ सूडान है उस साउथ सूडान में अभी भी इस साल भी दो आपके वहां पे फोर्सेज है, एक जो डिफेंस फोर्सेज है, एक जो आर्म फोर्सेज है। उन दोनों के जो प्रमुख है, उन दोनों के बीच की जो आइडियोलॉजिकल आपके डिफरेंसेज, जो टकराव है, उनके वफादार सैनिकों के बीच में भी टकराव का कारण बन गया है, जिसके चलते फिर से साउथ सूडान में आपकी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलते हैं। तो साउथ सूडान में जो सिविल वार था, जो आपके गृह युद्ध था, उसके चलते बहुत सारे लोग आपके माइग्रेट होकर के ये जो आपकी युगांडा वाला जो साउथ वेस्ट युगांडा में जो बीडी बीडी आपका जो बस्ती है वहां पर जाकर के माइग्रेट हो गए थे। दूसरा वाला सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? तो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया के ददाब, ये जो ददाब आपकी जो बस्ती आपको दिखाई देता है, तो ये ददाब कहां पे है? तो ये ददाब आपके केनिया में है। तो जब भी कहीं पे गृह युद्ध आपके छिड़ता है, जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा होगा, जैसे श्रीलंका में देखा होगा, तो लोग वहां से माइग्रेट होकर के अपने आप को सिक्योर करने के लिए किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी, तो यानी जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो भी आपके सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। एक स्टेटमेंट 2 सही है, एक स्टेटमेंट 3 सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 आपके करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपके देश दिए गए हैं, इन देशों के ऊपर आपको विचार करना है। ये जितने भी आपकी कंट्रीज आपको दिए गए उन सारी कंट्रीज के ऊपर आपको कंसिडर करना है।
आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। बोले कि निम्नलिखित में से कौन तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य के तौर पे है? अगर हम तुर्की के बारे में बात करें तो अब के समय में तुर्की को तुर्की नहीं बल्कि तुर्की कहा जाता है। अब यहां पे जो सवाल आपसे पूछा गया है वो तुर्की राज्य के संगठन के तौर पे सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि कौन कौन से आपके जो है वो आपके तुर्की राज्य के संगठन के तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है? तो मैं आपको उत्तर बताऊं उससे पहले मैं इसकी कुछ पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूं कि वो ईयर था 2009। 2009 में ये जो जितने भी आपके तुर्की राज्य उन तुर्की राज्यों के संगठन की स्थापना करी गई थी। उन तुर्की राज्यों की आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तुर्की राज्यों के संगठन की स्थापना करी गई थी। इसके आपको स्टैब्लिश किया गया था। तो इस प्रकार की जो आपकी संस्था है जो संगठन के बारे में बात करें तो 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम इसके फाउंडर के बारे में बात करें, इसके संस्थापकों के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक के तौर पे 4 आपके देश थे। एक का नाम क्या था? तो एक का नाम था, फाउंडर के तौर पे बात करें तो एक का नाम था अजरबैजान, एक का नाम था अजरबैजान। दूसरे का नाम क्या था भाई? तो दूसरे का नाम था कजाकिस्तान, दूसरे का नाम क्या था भाई? कजाकिस्तान। तीसरा जो आ जाता है उसका नाम क्या था? किर्गिस्तान। तीसरा जो आ जाता है उसका नाम क्या था? किर्गिस्तान। और चौथा जो आ जाता है उसका नाम क्या था? तुर्की। चौथा जो नाम आ जाता है उसका नाम क्या जाता है? तुर्की। तो इसके संस्थापक सदस्य में बात करें तो 4 मेंबर्स इसके फाउंडर थे। 4 सदस्य देशों ने मिल करके 2009 में एक तुर्की राज्यों का संगठन बनाया। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं भाई। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसका 7वां सम्मेलन हुआ तो 7वें सम्मेलन में 5वें सदस्य के तौर पे उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। तो ये जो उज्बेकिस्तान है ये इस संगठन का 5वां सदस्य है, ये इस संगठन का 5वां सदस्य है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी के समय में अगर हम बात करें तो अभी के समय में इस संगठन में तो 5 आपको सदस्य देश देखने को मिलेंगे, 5 आपको सदस्य देश देखने को मिलेंगे और 2 आपके ऑब्जर्वर कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 आपके पर्यवेक्षक देश आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 देश में से एक और हो गया अजरबैजान, एक और हो गया कजाकिस्तान, एक और हो गया किर्गिस्तान, एक और हो गया तुर्की, एक कौन सा हो गया? तो 5वें सदस्य के तौर पर उज्बेकिस्तान का नाम आ जाता है। और 2 जो आपके पर्यवेक्षक देश है उसमें से 2 में से एक नाम क्या आ जाता है? हंगरी का नाम आ जाता है। एक किसका नाम आ जाता है? हंगरी का नाम आ जाता है। और जो दूसरी कंट्री है उसका नाम क्या आ जाता है? तुर्कमेनिस्तान नाम आ जाता है। उसका नाम क्या आ जाता है? तुर्कमेनिस्तान, आपके तुर्कमेनिस्तान नाम आ जाता है। क्या नाम आ जाता है भाई उसका? तुर्कमेनिस्तान। तो ये 2 है। अब इस सवाल बोले कि तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं? अब आराम से आप इसको बता सकते हैं। तो 2 यानी अजरबैजान इसका मेंबर है, फिर उसके बाद आपके उज्बेकिस्तान इसका मेंबर है। लेकिन रोमानिया के बारे में बात करें, क्रोएशिया के बारे में बात करें, आर्मीनिया के बारे में बात करें तो ये तुर्की राज्यों के संगठन के तौर पर नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही सवाल हो जाएगा। अब यहाँ पे बोले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखिए आप सब लोग 2022 के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ट्रिकी जरूर है, लेकिन अगर उनको देखोगे उनको समझोगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हो, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि बहुत आसान है, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि बहुत ही टफ है। एक शिक्षक अगर इस बात को बोलने लगे कि बहुत टफ है, अगर ये शिक्षक इस बात को बोलने लगे बहुत आसान है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें घपला जरूर है। मॉडरेट बोलिए और उसके ऊपर हमें काम करना है, मेहनत करना है। और अगर यूपीएससी की चाहिए, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 100% डेडिकेशन, 100% डिवोशन, 100% ऑनेस्टी, 100% कॉन्टिन्यूटी, 100% ड्रीम्स कम ट्रू वाला जज्बा के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं। बोले कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। आप एक चीज बताओ ना कि गुजरात में कैसे ये हो सकता है? संभव नहीं हो सकता है। गुजरात में ठीक है डेजर्ट है कच्छ, उसके आधार पे अनुमान नहीं लगा सकते। भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट आपको दिखाई देगा अगर आप बोलोगे लद्दाख में, तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, वहां पे उस तरीके की संभावना नहीं है। हमको हॉट डेजर्ट चाहिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा धूप मिले, तो उसके लिए थार डेजर्ट में जाना पड़ेगा। तो राजस्थान में जो भादला सोलर पार्क है भाई,
जो राजस्थान में जो भादला सोलर पार्क आपको है, वो भादला सोलर पार्क जो आपको राजस्थान में दिखाई देता है, वो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क के तौर पे, भारत के सबसे बड़े सौर पार्क के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गुजरात बोल करके गलत कर दिया, अगर ये राजस्थान बोल दिया होता तो सही होता, लेकिन गुजरात बोल करके गलत कर दिया। अब दूसरा बोले कि केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत, केरल इज ए फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी केरल में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी से आपके चलता है। तो आपने बिल्कुल सही बोला, और वो केरल का कौन सा भाई, तो कोचीन एयरपोर्ट है भाई। तो केरल का कोचीन एयरपोर्ट, तो केरल के जो कोची एयरपोर्ट को देखोगे तो ये पूरे तरीके से सौर शक्ति से आपका चलता है। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपके सही है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोले कि गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टेज परियोजना है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये गोवा में नहीं, गोवा बोल करके गलत कर दिया, सवाल तो ये सही है, लेकिन इसमें जो राज्य दिया गोवा वो गलत है। ये आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट, कौन सा पावर प्लांट भाई, तो सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट, सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट, सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट। और इसको कहां पे देखते हैं भाई, तो इसको देखते हैं आप आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का जो सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट है वो भारत की विशालतम तैरती हुई जो आपके सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट जो है वो आपके भारत में देखने को मिलता है। यानी गोवा बोल के गलत कर दिया था, तो केवल और केवल स्टेटमेंट यहाँ पे दूसरा सही था। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर के तौर पे आप क्या देख सकते हैं, बी देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी आपके समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप, कौन सा आइलैंड के बारे में बात कर रहा है भाई, तो ये सेंकाकू द्वीप के बारे में बात कर रहा है, ये सेंकाकू आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोले कि कौन सा वो स्टेटमेंट है कि जो आपके इस सेंकाकू द्वीप विवाद को लेकर के, इसके डिस्प्यूट को लेकर के सर्वोत्तम तरीके से आपको उस चीज को प्रतिबिंबित करता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसके बारे में सही जवाब क्या होगा आप बताने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ के आप इसको बता सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं भाई। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, तो सेंकाकू द्वीप जो आइलैंड है आप सब लोगों को पता है कि किसके बीच में, ये कहां पे भाई, तो ये पूर्वी चीन सागर में आप इसको देख सकते हैं, ईस्टर्न चाइना सी में आप इसको देख सकते हैं, पूर्वी चीन सागर में आप इसको देख सकते हैं। आपने बोला कि ठीक है सर देख लिया, तो विवाद किसके किसके बीच में है, तो हमेशा दो देशों के बीच में विवाद रहता है, एक चाइना के बीच में और दूसरा आपके जापान के बीच में। तो सेंकाकू आइलैंड को लेकर के इन दोनों देशों के बीच में विवाद रहता है। तो समुद्री विवाद को संदर्भित करके आप देख सकते हैं। तो सेंकाकू जो द्वीप है, जो विवाद है निर्जन द्वीप संबंधी एक क्षेत्रीय विवाद के तौर पे, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे आप देख सकते हैं। तो बोले कि तो चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होते रहता है। तो जितने भी स्टेटमेंट आपके दिए हैं उन सब में अगर सबसे करेक्ट के तौर पे बात करें तो ये भी आपको दिखाई देता है। अलग अलग आपके देश दिए गए हैं, उन देशों के बारे में पूछ रहा है कि अलग अलग देश आपके क्यों चर्चा में रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो चाड के बारे में बोल रहे हैं, चाड भी एक देश है, गिनी भी एक देश है, आपके ध्यान रखने की जरूरत है कि लेबनान भी एक देश है, ट्यूनिशिया भी एक देश है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो फंसाने का काम क्या किया है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि इसमें सवाल बोल दिया है कि कौन सा सही सुमेलित है, ये तो बोल दिया, लेकिन ये बोलने के बाद आपके फंसाने का भी काम कर दिया है। जिनको भी ये छोटा लग रहा होगा, हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों को क्वेश्चन पढ़िए कितने सही सुमेलित है। अब आपको इसमें से बताना है कि कितने सही सुमेलित है, इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। अब आपको सही बताना है कि कौन कौन से इसमें सही मैच है, कौन कौन से इसमें करेक्टली मैच है, आपको ये बताना है। अब पहला मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं। अब इसमें आप सब लोगों को क्या दिख रहा है भाई, गिनी। अब एक रिपोर्ट है, वो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। उस अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है
कि चीन के द्वारा अपना पहला जो अस्थाई सैन्य अड्डा है जो मिड अफ्रीकन कंट्रीज है इक्वेटोरियल गिनी, उसमें स्थापित करने जा रहा है। तो ये मिड, इसमें क्या बोल रहे हैं, तो इसमें गिनी में चीन क्या करने जा रहा है, ये क्यों आपके बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है। तो यहां पे चीन अपना पहला अस्थाई सैन्य अड्डा स्थापित करने जा रहा है। पहला अस्थाई सैन्य अड्डा स्थापित करने जा रहा है। पहला अस्थाई सैन्य अड्डा स्थापित कौन करने जा रहा है, चीन करने जा रहा है। और ये गिनी जो है वो मध्य अफ्रीकी देश है। तो जो अमेरिका के जो आधिकारिक जो आंकड़े हैं, अगर वो उन आधिकारिक आंकड़ों के बारे में बात करें तो चार्ट में चीन का, चार्ट में ये सवाल बोले कि चार्ट में चीन के द्वारा अस्थाई बेसिकम की स्थापना करी जा रही है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। चार्ट भी नहीं, बल्कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि चीन के अस्थाई सैन्य बेस की स्थापना किसमें करी जा रही है, तो गिनी में करी जा रही है। गिनी में स्टैब्लिश करी जा रही है। और ये अमेरिका का जो आधिकारिक जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इस बात को प्रस्तुत करता है, वो रिपोर्ट इस बात को बताता है। यानी जो पहला वाला आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि चार्ट से रिलेट करके जो चाइना वाला बात बताया वो गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए भाई, दूसरा स्टेटमेंट देखिए। दूसरा बोले कि सेना के द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। तो जो भी आप करंट अफेयर की क्लास को देखते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे, तो जो गिनी कंट्री, उस गिनी के सोशल फोर्स के द्वारा वहां का जो प्रेसिडेंट था जिसका नाम था अल्फा कोंडे, उस अल्फा कोंडे को पकड़ करके संविधान और सरकार का निलंबन करके, प्रेसिडेंट कौन था, तो इस गिनी का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या था, अल्फा कोंडे। उस अल्फा कोंडे को पकड़ करके सेना और संविधान और सरकार का निलंबन करके वहां पे सैन्य सत्ता की स्थापना कर दी गई है। वहां पे सैन्य शासन की घोषणा कर दी गई थी भाई, वहां पे सैन्य शासन की घोषणा कर दी गई थी, वहां पे सैन्य शासन की घोषणा कर दी गई थी। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपको सही दिखाई देता है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाता है लेबनान। तो जब हम लेबनान के बारे में बात करें तो विश्व बैंक के अनुसार जो लेबनान है बहुत ही गंभीर और बहुत ही लॉन्ग टर्म की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उसके ऊपर छाई हुई है, जिसके चलते लेबनान की 74% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड आपको दिखाई देता है। तो इसके कारण ये गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यानी लेबनान का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। ट्यूनीशिया के बारे में बात करें तो ट्यूनीशिया के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद का निलंबन वहां पे कर दिया गया है। और राष्ट्रपति कौन था, तो उसका नाम था कैस सईद। प्रेसिडेंट जो था उसका नाम क्या था, कैस सईद। उसके द्वारा आपके पार्लियामेंट को क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। तो इसका मतलब है कि तीनों कथन आपके सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो सी क्यों, क्योंकि वनली 3 पेयर्स करेक्ट है भाई। तो ये सवाल दे करके 2022 में यूपीएससी ने मतलब चकमा दे दिया था, क्योंकि हम सब लोग क्या करते थे, ज्यादा दिमागदार अपने आप को समझते हैं। और आप सब लोगों जैसे इतने बड़े बड़े दिमागदारों को मैं झेल रहा हूं, तो यूपीएससी के पास कितना दिमाग होगा कि उसने पूरा जज्बाती पलट दिया, बोला कि नहीं हम इस तरीके से ऑप्शन चूज करेंगे कि उसमें आप फंसोगे, क्योंकि 1 2 3 मिलाकर के हम लोग सही आंसर कर लेते थे। इसमें तो 1 2 3 है नहीं, पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, तभी इस सवाल को बना सकते हैं। तो अगर इस सवाल में ऐसे दे देता 1 सही 2 3 सही 2 3 सही 1 3 सही 1 2 3 सही, तब सवाल हम सही बना सकते थे। लेकिन इसमें ये जो दे दिया है कि केवल 2 सही है कि 3 सही है कि 1 सही है, तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें पता होना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है, तभी जाकर के सवाल का जवाब आप दे सकते हैं भाई। ये सवाल देखिए, आप सब लोग क्या बोला है भाई, ये सवाल देखिए फिर से उसी तरीके का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बोले अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र और आपके देश, तो कौन से क्षेत्र कौन से देश से संबंधित है, और कितने उस प्रकार के क्षेत्र कितने देश से सही सुमेलित है,
अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अनातोलिया है, वो अनातोलिया आपकी तुर्की से संबंधित है। अम्हारा के बारे में बात करें, इथोपिया से संबंधित है। काबो डेलगाडो के बारे में बात करें तो स्पेन नहीं, ये मोजाम्बिक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है भाई, तो ये आपके कौन से देश में देखने को मिलता है भाई, तो काबो डेलगाडो के बारे में बात करें तो मोजाम्बिक में आपको देखने को मिलता है। कहां पे भाई, मोजाम्बिक में देखने को मिलता है। तो ये वाला गलत है। कातालोनिया के बारे में बात करें तो कातालोनिया इटली में नहीं बल्कि स्पेन में देखने को मिलता है। यानी केवल 2 आपके युग में इसमें सही है। अब ये पता नहीं कि कौन कौन से सही था, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उन फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और काम बंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो इस प्रकार के काम की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी कौन सी संस्था को दी गई है, तो इस प्रकार के काम की जिम्मेवारी आपके लेबर ब्यूरो को दिया गया है, श्रम ब्यूरो को दिया गया है। तो इस प्रकार के सवाल को हम पॉलिटी में भी रख सकते हैं। 1 अक्टूबर 1946 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1 अक्टूबर 1946 को इसको स्टैब्लिश किया गया था और प्रत्येक साल 1 मई को हम सब लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यालय है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय के तौर पे मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के तौर पे ये काम करता है। संलग्न कार्यालय के तौर पे ये काम आपको करता है। इसका नाम क्या है, श्रम ब्यूरो। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये इसके जिम्मे आपके काम है। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, इसको हम रखेंगे कौन से में, पॉलिटी में। ये पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है, ये इसमें आ गया है गलती से। ज्योग्राफी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ना तो हमें सब है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे भी देख लेने की कोशिश करते हैं। तो आप सब लोग देखना कि कौन सी अनुसूची में। तो ये सवाल बोल रहा है कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन 5th शेड्यूल के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम के सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे विद्वान साथियों का इसमें से किसी विकल्प के ऊपर हमारे साथ मतभेद भी हो सकता है। इसीलिए यहां पे यूपीएससी ने क्या बोल दिया है कि सर्वोच्च रूप से जो इस बात को प्रतिबिंबित करता है उसके बारे में आप बताइए भाई। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब देखोगे, जब भारत के संविधान को आप जब देखिएगा, तो भारत के संविधान में आप एक तो देखिएगा 5th शेड्यूल को देखिएगा। किसको देखिएगा भाई, तो 5वीं अनुसूची को देखिएगा। और दूसरा आर्टिकल 244(1) को देखिएगा। दूसरा आप आर्टिकल 244(1) को देखिएगा। तो इन दोनों को देखने से आप क्या पता लगा सकते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि जो शेड्यूल एरिया है और जो आपके जो एससी यानी शेड्यूल जो कास्ट है, और साथ ही साथ जो शेड्यूल एरिया है, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के संबंध में प्रावधान आपको देता है भाई। अब आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो 5वीं अनुसूची है, एट प्रेजेंट टोटल आपके कितने राज्यों के क्षेत्रों में, तो टोटल आपके 10 राज्यों का जो आदिवासी क्षेत्र है, उन 10 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में आपके लागू है भाई। 10 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। तो इसका मतलब क्या है कि जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इसके बारे में याद ध्यान रखने की जरूरत है। तो भाई किसी विशेष क्षेत्र को अगर भारत के संविधान के अंतर्गत 5वीं सूची के अंतर्गत लाया गया तो उससे फायदा ये होगा कि जनजातीय लोगों की जो जमीनें हैं वो गैर जनजातीय यानी ट्राइबल लोग की जमीन है तो ट्राइबल को ही दिया जाए, जो नॉन ट्राइबल्स हैं, जो गैर ट्राइबल है, उनको नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, इसके ऊपर एक रोक लग जाएगा, जिसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई। तो इसको आप इस पॉलिटी के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो ध्रुवीय कोड यानी पोलर कोड को वर्णित करता है? तो पोलर कोड क्या होता है? अगर आपको पोलर कोड के बारे में पता होगा तो आप इस सवाल को सही बताओगे, नहीं पता होगा तो नहीं बताओगे। तो मैं आपको सीधे बता देना चाहता हूं कि पोलर कोड क्या होता है। तो पोलर कोड इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए ये सुरक्षा का एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय कोड होता है, ये इंटरनेशनल कोड होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो ध्रुवीय कोड है, जो पोलर कोड है, इस पोलर कोड को कब लागू किया गया था? तो इस पोलर कोड को 1 जनवरी 2017 को लागू किया गया था। पोलर कोड को कब लागू किया गया था भाई? तो 1 जनवरी 2017 को इस पोलर कोड को लागू किया गया था। आपने बोला कि चलो ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो ध्रुवीय कोड में क्या होता है? जो डिजाइन, निर्माण, जो टूल्स, जो परिचालन, जो आपके ट्रेनिंग, खोज, बचाव से 2 पोल के आसपास चलने वाले यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास चलने वाले जो भी जहाज होते हैं उनके पर्यावरण संरक्षण जैसे तत्व इसमें शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोलर कोड से रिलेटेड ए आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और इसका सही आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अलग अलग स्टेट दिए गए हैं, एक दे रहा है भाई आंध्र प्रदेश, एक दे रहा है केरल, एक दे रहा है हिमाचल प्रदेश, एक दे रहा है त्रिपुरा। बोले कि कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? अभी तक जितने भी सवाल मैंने आपको कराए उनमें से अगर आसान क्वेश्चन की बात करें तो सबसे आसान क्वेश्चंस के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं जहां पे चाय का उत्पादन होता है? तो भारत में टोटल 15 स्टेट्स हैं जहां पे चाय की खेती होती है। भारत में टोटल आपके 15 राज्य हैं जहां पे आपकी चाय की खेती होती है। और उसमें मेनली अगर हम बात करें, उसमें इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें कि भाई इन 15 राज्यों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा है भाई? तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पे असम को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पे वेस्ट बंगाल को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पे तमिलनाडु को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पे केरल को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी 1 2 3 4 को देख सकते हैं। तो देखो केरल को देख सकते हैं, बिल्कुल हम देख सकते हैं भाई। उसके बाद आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसको देख सकते हैं। तो देखो भाई, अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना कि ये जो हिस्सा मैंने बताया तो पूरे चाय के उत्पादन का 90% अकेले ये उत्पादित करता है। लेकिन और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पे ट्रेडिशनली आपके चाय की खेती की जाती है। जैसे त्रिपुरा, वहां पे चाय की खेती की जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, वहां पे चाय की खेती की जाती है। बिहार में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में चाय की खेती करी जाती है भाई। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आप चाय को लेकर के नहीं जा सकते। आंध्र प्रदेश में चाय वाली स्थिति को लेकर के नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है कि केवल 3 राज्य आपके इसमें सही आंसर हो जाएंगे। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अलग अलग तरीके के ये देख लो भाई, ये तो आपके एकदम आपके जोन वाला क्वेश्चन आ गया। इसको तो आप लोग बिल्कुल भी हमें नहीं लगता है कि कुछ छोड़ने वाले हो भाई। तो इसका सही आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, केवल 3 राज्य आंसर होगा, एकदम सही बात है भाई। अब इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सब लोग बताइए। अब देखो इसमें फिर से वही बात कि कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रख लीजिए भाई, which one of the following is not correct? सवाल बोल रहा है कि how many pairs given a verb are not correctly matched। हम देख लेते हैं ना, आपको याद है पूरा। जो घाट प्रभा है वो तेलंगाना में नहीं, वो आपको कहां पे दिखाई देगा? तो वो आपको दिखाई देगा कर्नाटका में। तो जो घाट प्रभा है वो कहां पे दिखाई देगा? कर्नाटका में। जब गांधी सागर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में, सही बात है। इंदिरा सागर के बारे में बात करें तो इंदिरा सागर आपको आंध्र प्रदेश में नहीं, ये भी आपको कहां पे दिखाई देगा? मध्य प्रदेश में। मैथुन के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में दिखाई देगा। तो कितने गलत है भाई? 3 गलत है। तो केवल 3 युग्म गलत है भाई। तो 3 युग्म गलत होने को केवल थोड़ी बोलते हैं, ये तो पूरा का पूरा ही गलत हो गया। केवल 3 युग्म नहीं तो पूरा का पूरा गलत हो गया। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कभी कभी समाचार पत्रों में यूपीएससी के क्वेश्चंस का लैंग्वेज होता है। किसी भी तरीके के सवाल को पूछना होता है तो वो ऐसे लिख देता है कि विद रेफरेंस टू गुची
sometimes mentioned in the news, consider the following statements. कभी कभी समाचारों में आपको एक शब्द मिलेगा, उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, गुच्ची बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गुच्ची। गुच्ची मत समझ जाना जिसका बेल्ट और ये सब आप लोग पहनते हो। तो ये बोले कि गुच्ची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सवाल क्या बोले कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, कौन कौन से कथन आपके सही है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बताना है। तो देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले आप एक बात को समझो कि गुच्ची है क्या। तो ये गुच्ची एक तरीके का फंगस है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो मोर्चेला एस्क्यूलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है। लेकिन पूरे के पूरे देश भर में यह स्पंज मशरूम के नाम से आपके फेमस है। पूरे देश में इसको किसके नाम से जाना जाता है भाई, तो पूरे देश में इसको स्पंज मशरूम कहा जाता है। लेकिन ये एक तरीके का फंगस है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि ये एक तरीके का फंगस है, बिल्कुल सही बात। और ये कहां पे ग्रो होता है, कहां पे उगता है भाई, तो देश भर में आपको दिखाई देने की जरूरत है। और ये कौन से हिमालयी क्षेत्र में, चंबा की बात करें, कुल्लू की बात करें, शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, तो जितने भी हिमालयी वन क्षेत्र हैं वहां पे ये क्या होता है, भी ग्रो होता है, प्राकृतिक रूप से ये पाई जाती है। और इतना ज्यादा इसका डिमांड है, इतना ज्यादा इसका डिमांड है, इतना ज्यादा इसका डिमांड है कि इसकी बाजार मांग को देखते हुए जो हिमालयन स्टेट्स है, इसकी जो आपकी वाणिज्यिक खेती, व्यवसायिक खेती है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बोले उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय, हिमालय की तलछटी में नहीं, उत्तर पूर्वी भारत के नहीं, जो आपकी हिमालयन स्टेट्स है उसमें इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमालयन स्टेट्स में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो 1 और 2 सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। तो भाई अपना काम बनता, भार में जाए जनता। तो सीधे तौर पे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मियावाकी पद्धति किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मियावाकी पद्धति सीधे तौर पे मैं बता देना चाहता हूं, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन से संबंधित है। ये एक जापानी वनीकरण विधि है। ये किस तरीके का भाई, तो इस प्रकार की मेथड को आप जापान में देख सकते हैं। तो ये जापानी वनीकरण विधि के तौर पर आप देख सकते हैं, जापानी वनीकरण विधि के तौर पर, और इसको अब यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 3-4 अलग अलग पौधों को 1 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में आपके लगाया जाता है, इसके आपके लगाया जाता है। तो ये है मिया। यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। अगर इसको सही बता देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि अब हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक बहुत सही तरीके पे पहुंच गए हो भाई आप सब। इसका करेक्ट आंसर बताइए थोड़ा सोच समझ के। जी सर, जी सर, हेलो, आपने आदेश दिया सर बैठो। ये मत चेक करो कि इसमें बैठोगे कि उसमें नहीं बैठोगे, आपको लगता है कि मैं बैठ सकता हूँ, मैं बैठ जाऊंगी। हाँ, अच्छा। 5 बजे से क्लास।
आप ना पूछा मत करो, ऐसे ना ठीक नहीं लगता। आपको लगे कि मेरी जरूरत है, लगा दे तो। अगर मालिक का आदेश हो तो भाई सही है, नहीं आदेश हो तो नहीं है, अपने से नहीं करना है वो सब चीज का। तो अगर हम इसके सही जवाब के बारे में बात करें, अगर सही इसके सही आंसर के बारे में बात करें, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आप सब लोग सोचिए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर इसको आप चाहोगे कि ऐसे बना दे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हमें लगता है कि आप सब लोगों में से बहुत सारे साथियों ने इसका बहुत करेक्ट आंसर दिया है, बहुत सही जवाब दिया है, तो इसीलिए मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। अब थोड़ा मैं जो आंसर बोलना चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। तो देखो भाई, ये पहला बोला कि यदि कोई मुख्य सौर तूफान, जिसको हम सौर प्रज्वाल कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं भाई, सोलर स्टॉर्म कहते हैं, रिचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। यदि कोई मुख्य सौर तूफान, सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन कौन से संभव आपके परिणाम होंगे। अब थोड़ा समझिए मेरी बातों को कि मैं क्या, कौन कौन से संभव। तो देखो, एक चीज होता है कि सूर्य की सतह पर किसी स्थान पर अचानक जो बढ़ने वाली चमक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर तूफान कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग सौर प्रज्वाल, सोलर फ्लेयर कहते हैं। फिर से सुनिए कि सूर्य की सतह पर किसी स्थान पर अचानक जो बढ़ने वाली चमक है, अचानक से जो शाइनिंग आ जाता है, उसी शाइनिंग को हम लोग सौर तूफान कहते हैं। उसी शाइनिंग को हम सब लोग क्या कहते हैं भाई, सौर तूफान कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। अब आपने बोले कि चलो ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये सवाल आपके बनता है कि कौन कौन से संभव। तो सौर तूफान जब आपके पहुंचेगा, यानी सोलर स्टॉर्म जब आपकी पृथ्वी पर पहुंचेगा, तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, थोड़ा देखिए। तो बोले कि जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम्स जो फेल हो सकते हैं, जीपीएस फेल हो जाएगा और नेविगेशन जो सिस्टम होता है वो फेल हो जाएगा। यानी पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि ये हो सकता है। और दूसरा, विश्वतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। ना 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 भाई, इतना भयंकर मामला नहीं हो जाएगा। बिजली ग्रिड जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, ये सही बात है, डैमेज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा बोल रहा है, ये चौथा स्टेटमेंट जो है कि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीन ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। यानी चौथा स्टेटमेंट भी आपके क्या है, ये सही भाई। इसका मतलब कि बहुत सारी जो ऑरोरा होती है वो आपको घटित के तौर पर आप देख सकते हैं। अब आपने बोला कि ठीक है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक चौथा, यानी आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज पर देखो भाई, बोले कि ग्रह के अधिकांश, क्या बोले भाई, कि ग्रह के अधिकांश अधिकांश हिस्से पर दवाग्निया, इसको क्या बोला जाता है कि फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, घटित हो सकती है। ये गलत स्टेटमेंट है, सीधे तौर पे आप समझिए। उपग्रहों की कक्षाएं जो है विक्षुब्ध हो सकती है, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड, यानी ये सही बात है। अगर हम सातवें के बारे में बात करें, सेवेंथ के बारे में बात करें, तो ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार आपके बाधित हो सकता है। यानी जो सातवां स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, छठा सही है, सातवां सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा भाई, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप सभी साथियों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मन लगा करके एक चीजों को सीखना, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से मैं आप सब लोगों के वो कॉन्फिडेंस मैं बिल्ड करना चाहता हूं कि नहीं, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस कितना भी बड़ा हो, सोचेंगे तो सॉल्व हो सकता है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव भविष्य स्रोत है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, धान हो जाएगा। इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है।
उसका परिणाम क्या हो सकता है? तो अगर हम उसके परिणाम के तौर पे बात करें तो बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इस संदर्भ में सही है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, इसमें कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी एक सूख करके मरुस्थल में बदल गई है? सूख करके मरुस्थल में बदल गई है, तो वो लेक कौन सी है? उस लेक को बोलते हैं लेक फागुबिन। उस लेक को क्या बोला जाता है? लेक फागुबिन। और ये कहां पे? तो उत्तरी माली में आपको दिखाई देगा, नॉर्थ माली में आपको दिखाई देगा। ये कौन से माली में दिखाई देगा भाई? नॉर्थ माली में आपको दिखाई देगा। तो नॉर्थ माली में ये आपको दिखाई देता है फागुबिन, जो 1970 के दशक में सूख करके एक डेजर्ट बन गया था। तो देख लीजिए भाई, तो मरुस्थल, झील भी मरुस्थल बन सकता है, तो हमारे इंसान के जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बाद में 2008 में ये 1970 में क्या बन गया था? डेजर्ट बन गया था। 1970 में क्या बन गया था? डेजर्ट बन गया था। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2008 में, 2008 में मेरे प्यारे साथियों, 2008 में आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा इसको क्या किया गया? तो यूएनईपी के द्वारा इसको फिर से रिलाइव करने के लिए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। तो ये वो चीज था। दक्षिण भारत की जो गांडी कोटा घाटी है, जिसको हम कैनियन कहते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से निर्मित हुई है? निम्नलिखित में से किस एक से निर्मित हुई है? तो ये आपको लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि आंध्र प्रदेश की जो आपका कडप्पा जिला है उसमें आपको ये दिखाई देता है, और जो पेनार नदी है उससे आपको ये आपकी स्थित हुई है। तो ये कौन से राज्य में भाई? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कौन से? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में? तो कटप्पा नहीं, कडप्पा। कटप्पा नहीं, कडप्पा। तो कडप्पा जिले में आपको दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आपके शिखर दिए हुए हैं, उस शिखर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा शिखर आपके कहां पे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बताना। हमें नहीं लगता है कि इसमें भी आप लोगों की गलती होगी। तो देख लीजिए, नामचा बारवा के बारे में बात करें तो ये कौन सी? गढ़वाल हिमालय नहीं, ये नेपाल हिमालय में। कौन से हिमालय में? नेपाल हिमालय में। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नंदा देवी के बारे में बात करें तो नंदा देवी कौन से में आ जाएगा? तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में आ जाएगा। नंदा देवी कौन से हिमालय में आ जाएगा भाई? तो कुमाऊं हिमालय में आ जाएगा। और नोकरेक के बारे में बात करें तो कौन से में? तो सिक्किम हिमालय में नहीं, ये गारो हिल्स में आपको आ जाएगा। ये कौन से? गारो हिल्स में आ जाएगा। तो केवल और केवल, अभी सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सी सही सुमेलित है? तो केवल और केवल आपको एक दिखाई देता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल दो, केवल दो, ओनली टू आपको आंसर दिखाई दे देता है। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला जो लिवेंट है वो मोटे तौर पे कौन से क्षेत्र से संगत है? तो लिवेंट कौन से क्षेत्र से संगत है? तो पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? लिवेंट कहते हैं भाई। अभी थोड़ा देखना आप सब लोग, और इसके बारे में सोच के बताना आप सब लोग। ये सवाल बोले कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, किसकी किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ आपकी लगती है? निम्नलिखित में से किसकी किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ आपकी लगती है? अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के साथ किसकी किसकी सीमाएं लगती हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन सी बाउंड्री आपके अफगानिस्तान के साथ लगती है? अगर आपसे सवाल सही पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ताजिकिस्तान है नॉर्थ से, ये जो तुर्कमेनिस्तान है ये भी नॉर्थ से, जो उज्बेकिस्तान है ये भी नॉर्थ से, ये लगता है। इसमें ये जो है आपके अजरबैजान और किर्गिस्तान, ये अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मृदाओं से संबंधित आपके सवाल है, ध्यान से सुनोगे तो आपका बनेगा, नहीं सुनोगे तो नहीं बनेगा। ये बात कर रहा है किसके संदर्भ में? मोनाजाइट के बारे में। जब मोनाजाइट के बारे में जब हम बात करें तो ये लाल भूरा फास्फेटिक खनिज है।
जिसे दुर्लभ मृदा तत्व आपके पाए जाते हैं। त्रिपुरा की दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, तो ये पहली बात सही है। अब दूसरा बोल रहा है कि मोनाजाइट में थेरियम होता है, तो मोनाजाइट में थेरियम की मात्रा 20 से 30% होती है, तो ये भी सही बात। अब तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है, ये गलत बात है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यातित कर सकती है, सही बात है। इसका मतलब क्या है कि 1, 2 और 4 कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपके बी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? इतने कठिन कठिन सवाल के बाद आखिरकार एक लॉलीपॉप क्वेश्चन आ ही गया। हमें लगता है कि इसको सही आप लोग जरूर बताओगे और सब लोगों को पता होगा। अगर हम उस दिन के बारे में बात करें 21 जून, और आप सब लोग इसमें 21 जून को खोज रहे होंगे, लेकिन ये यूपीएससी है, आप 1-2 घंटे में सिलेक्शन चाहते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन सेट करने वाले 50 साल से यही काम कर रहे होते हैं और एक ही काम को पूरे साल भर करते हैं, लगन से, मेहनत से, दिल से, दिमाग से करते हैं कि भारत में हम उन बच्चों को चुने जो भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो जून महीने का जो दूसरा पखवाड़ा है उसमें 21 जून पड़ता है, उस दिन आपके सबसे लंबा दिन आपके होता है। ये सवाल बता दीजिए आप सब लोग। और सवाल ये क्या बोल रहा है? फिर से उसी तरीके का सवाल कि कितने सही आपके सुमेलित है, कितने सही सुमेलित है, सवाल ये पूछ रहा है। ये वेटलैंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये वेटलैंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। तो देखो, होकेरा के बारे में बात करें तो पंजाब में नहीं, ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। अगर हम रेणुका के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये आपको पंजाब में दिखाई देगा। अगर हम रुद्र सागर के बारे में बात करें तो ये त्रिपुरा में दिखाई देगा। अगर हम सस्थाम कोटा झील के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु में नहीं, केरल में दिखाई देगा। सवाल क्या पूछ रहा है कि कितने सही सुमेलित है? तो केवल और केवल आपको ध्यान रखने की जरूरत है कितने सही सुमेलित है भाई। होकेरा के बारे में बात करें तो कहां पे भाई? जम्मू कश्मीर में। रेणुका के बारे में बात करें तो पंजाब में। रुद्र सागर के बारे में बात करें तो त्रिपुरा में। सस्थाम कोटा के बारे में बात करें तो सीधे तौर पे, यानी कहने का मतलब क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो केवल और केवल एक युग आपका सुमेलित है। अगर आप सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। इस सेशन को अपने जैसे साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन लोगों तक नीट एंड क्लीन, प्योर, द बेस्ट एनालिसिस वाले कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। आप सभी लोगों का सुझाव ऑफलाइन कमेंट में हमारे लिए एक पुरस्कार के तौर पे काम करेगा और आप सब लोगों के दिए गए सुझाव के ऊपर हम अमल करके उसको आगे के सीरीज में उसके ऊपर अमल करके मैं और बेहतर आप सब लोगों के लिए करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।